गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी हम पिछले टॉपिक देखे थे उससे आगे देखेंगे। इसमें क्या देखने वाले हैं कि महामंदी का कारण क्या था, कि समष्टि अर्थशास्त्र का उदय कैसे हुआ और समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से विषय सहायक विषय के रूप में आते हैं। इन सभी के बारे में आज अभी के जो क्लास होगा उसमें डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, ये आपके टॉपिक हो जाते हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कलर नहीं किया गया है, ये आपका टॉपिक हो गया। ठीक है, यही है आपके टॉपिक, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। तो किस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको नहीं पढ़ाए हैं, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यह है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि या तो सूक्ष्म, तो व्यष्टि या तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस तरह से जो होते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो मान के चलिए समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण चीज का अध्ययन करते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक चीज का अध्ययन करते हैं। जब हम किसी एक चीज का अध्ययन करेंगे तभी तो हम सभी चीज का अध्ययन करेंगे। तो इसी के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को जानते हैं, उसके बाद ही हम समष्टि अर्थशास्त्र को जानते हैं। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन में सहायक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड जो टॉपिक होगा आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास कैसे करेंगे, तो आर्थिक विकास में समष्टि अर्थशास्त्र अपनी क्या भूमिका निभाते हैं। तो मान के चलिए हमारा देश का विकास करना है, हमारे देश का आर्थिक विकास करना है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के इसमें क्या भूमिका है भाई, क्या योगदान है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मात्र योगदान इतना ही है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जीडीपी आता है, जीएनपी आता है, जीडीपी आ गया, जीडीपी आ गया, जीएनपी आ गया, जीएनपी आ जाता है, एनएनपी आ जाते हैं, एनएनपी आ जाते हैं, एनआई यानी नेशनल इनकम आ जाते हैं, टोटल टोटल प्रोडक्शन ये सारे आ जाते हैं। तो क्या हम ये सब को बिना जाने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। देश के आर्थिक विकास के मापन ही तो हम जीडीपी से करते हैं, जीडीपी से, जीएनपी से, एनएनपी नेशनल इनकम से ही तो करते हैं। तो क्या बिना समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन किए बिना हम क्या जान सकते हैं देश के आर्थिक विकास के बारे में। आप साफ साफ बोलिएगा नहीं जान सकते। अर्थात आपको कहने का स्पष्ट है, आपका सही बात है कि हाँ समष्टि अर्थ का अध्ययन करना चाहिए था, तभी तो हम आर्थिक विकास को करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन में हमें ये सब पढ़ना होता है, तो ये सब पढ़ेंगे तभी हम देश का आर्थिक विकास करेंगे। तो यही है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो होते हैं का अध्ययन करना आवश्यक होता है देश के क्या करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए। ये आपके दूसरा है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कि सरकारी नीतियों का निर्माण, सरकारी नीतियों का निर्माण, सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण। तो पैसा से संबंधित सरकार नीति यानी नियम कानून कब लागू करेंगे, जब हमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन ये सब के बारे में अच्छा से जानेंगे, तभी ना तो सरकार जो है वह हर एक क्षेत्र में हो गया, चाहे वह रेलवे विभाग हो गया, एसएससी डिपार्टमेंट हो गया, ये तो वगैरह वगैरह कहीं भी हो गए, यानी कोई कहीं भी नियम कानून लागू करना चाहते हैं तभी ना वो आर्थिक नीतियों का निर्माण करेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हमारा टैक्स कलेक्शन करने का तरीका ये होना चाहिए ताकि देश का विकास हो। तो हम क्या करते हैं कि सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण करने से पहले हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। बस इतने। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हम आर्थिक विकास करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना अति आवश्यक, इन्हीं चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो ये होगा। अब दूसरा हम देखते हैं, यहाँ तो सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण, यहाँ पे आर्थिक विकास, और ये हमारा ये तो टॉपिक ही है, आप समझ गए। तो फिर हम देखते हैं नीचे, अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना। अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना यही होता है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा। हाँ, तो अर्थव्यवस्था का हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना कैसे करते हैं। मान के चलिए एक देश है ए, ये यूएसए, यूएसए, ये है भारत, इंडिया, इंडिया।
तो हम अपनी अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना, एक देश की अर्थव्यवस्था का तुलना दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ तुलना की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करते हैं। जब हम कब करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी देश की अर्थव्यवस्था का तुलना, हमारा देश का जीडीपी, जीएनपी, एनआई, या तो फिर हम हो गए टोटल प्रोडक्शन, इन सब के बारे में हमें तुलना करना है यूएसए के जीडीपी से। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, तो ये सभी का हमको तुलना करना है। तो हमारे देश का जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम और टोटल प्रोडक्शन का तुलना हमें यूएसए के जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के साथ करना है। तो हम कब करेंगे, जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, तभी तो हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था की तुलना यूएसए की अर्थव्यवस्था के साथ कर सकते हैं। और इन सब को हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। जीडीपी को समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, जीएनपी को समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, एनएनपी को समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य रूप से, एकदम प्रमुख रूप से खखोर के अध्ययन करेंगे, इतना खखोर के। उसके बाद हमारे देश की जीडीपी, जीएनपी की तुलना यूएसए के देश की जीडीपी देश की तुलना करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा देश की जो अर्थव्यवस्था है सबसे शक्तिशाली है, तब पता चलेगा। तो यूएसए के देश की अभी वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित है, सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। तो इसी के लिए कहते हैं अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना हम तभी करेंगे तब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। यही हो गया, ठीक है। तो यह हो गया, ये आपके लिए उतना कुछ नहीं है। मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मांग की पूर्ति और शक्तियों का पूर्ति करना। अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है मांग की पूर्ति करना, ये कुछ नहीं है। ये आप छोड़ दीजिए इसको, पहली विशेषता, ये सारे अब इतना टॉपिक है इसको स्किप कर दीजिएगा, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये उतना आपके लिए जरूरी नहीं है, किसी भी प्रकार का आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट चलते हैं महामंदी, 1929 के महामंदी की ओर चलते हैं। यहाँ पे 1929 के महामंदी के बारे में देखते हैं कि 1929 का महामंदी क्या था। तो बात है 1929 को अमेरिका में, यूएसए में भारी मात्रा में आए थे, महामंदी का सामना करना पड़ा था यूएसए को। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर महामंदी क्या होते हैं। बाजार जानते हैं, जिसे मार्केट कहते हैं, जहां आप सब्जी उब्जी लेने जाते हैं। तो बाजार में पैसे का घट जाना महामंदी कहलाता है। बाजार में पैसे का बढ़ जाना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। ये दो आपको समझना है। यदि बाजार में पैसा घटा महामंदी, पैसा बढ़ा तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। तो फिर यूएसए के मार्केट में किस तरह से पैसा घट गया था, जो कि 1929 में अमेरिका में भारी मात्रा में, यूरोप में महामंदी छा गए थे। तो अमेरिका का शेयर मार्केट गिर गया था। 1929 ईस्वी की बात है, उस समय अमेरिका का शेयर मार्केट गिर गया था, जिस कारण से पूरे अमेरिका और यूरोप में क्या हो गए, महामंदी हो गया। महामंदी यानी कि पैसा का कमी हो गया। अब पैसा का कमी होगा तो क्या अच्छे स्वास्थ्य मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या अच्छे शिक्षा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या रोजगार मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। 1929 से लेकर के 1933 तक महज 4 साल में, कितने साल में, महज 4 साल में बेरोजगारी का दर था 3% से बढ़कर के 25% हो गया। 1929 से पहले अमेरिका की बेरोजगारी दर था 3%, जो कि 1929 से 33 के मध्य यह बढ़ के 25% हो गया। महामंदी छाए हुए थे, ना तो किसी को रोजगार मिल रहा था, न ही किसी को अच्छे स्वास्थ्य, ना तो शिक्षा। खाने के लिए जो लोग हैं वो भूख में उतर गए थे, पूरा भूखमरी छा गए थे। रोजगार के अवसर पूरे तरह से खत्म हो चुके थे। वहाँ के जितने भी उद्योग है उसमें ताले लग गए थे। यही था 1929 का महामंदी यूएसए का। अब महामंदी होने के कोई ना कोई भी कारण होता है। अमेरिका का शेयर मार्केट गिरा, आपने बताया, बोलेगा शेयर मार्केट गिरा, आखिर गिरा तो गिरा कैसे।
शेयर मार्केट का गिरने का क्या कारण था? तो सबसे बड़ा कारण था युद्ध। 1914 से लेकर के 1918 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, और ये बीच का दौर है। 1929 देखिए बीच का दौर है, और 1939 से लेकर के 45 तक क्या होते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते हैं, और ये बीच का दौर है। तो इस समय क्या हो गए कि युद्ध में सेना के लिए गोला बारूद बम भारी मात्रा में सामग्रियां युद्ध से संबंधित सामग्रियां लाने लगे। सैनिकों की पूर्ति के लिए सब जरूरी है ना, हथियार चाहिए मारने के लिए। क्या उसे लाठी धर के भेज देंगे युद्ध के मैदान में? नहीं भेज सकते। क्या उन्हें के बिना हथियार धर के भेज सकते? नहीं। उसके लिए तो प्रॉपर चाहिए, सेफ्टी चाहिए, बम चाहिए, टैंक चाहिए, राफेल चाहिए, बड़े बड़े क्या लड़ाकू विमान चाहिए। तो उन्हें सभी की पूर्ति करने के लिए यूएसए की पैसा पूरी तरह से कमी आ गई थी। युद्ध के कारण क्या हो गए थे कि यूएसए में महामंदी छाए थे। यही प्रमुख कारण था युद्ध अमेरिका का। युद्ध में केवल भारी नुकसान केवल सैनिकों की सामग्रियां नहीं पूरी की जाती है, बल्कि दूसरे देश के दुश्मन देश के भी हथियार गोला हमारे देश के धरती में पड़ेंगे तो क्या होगी? देश की मिट्टी खराब होंगे, उपजाऊ शक्ति कमी होगी, बड़े बड़े उद्योग में बम गोला गिर जाएंगे तो बड़े बड़े उद्योग नष्ट हो जाएंगे, धंधा बंद हो जाएगा। यही बल्कि मात्र यही कारण नहीं था कि सैनिकों की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, बल्कि हमारे देश की हानि भी होना, संसाधनों की कमी होना। यही कारण था कि 1929 ईस्वी में भारी मात्रा में क्या हुए कि महामंदी हो गई ये यूएसए का। तब एक व्यक्ति का नाम था मेनार्ड J.M. किंग्स, जॉन मेनार्ड किंग्स। आप देखेंगे जॉन मेनार्ड किंग्स। यही महामंदी के कारण जॉन मेनार्ड किंग्स समष्टि अर्थशास्त्र का उदय। जॉन मेनार्ड किंग्स, J.M. किंग्स आप शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं, पूरा नाम इसका है जॉन मेनार्ड किंग्स। तो इसे 1929 के महामंदी को ये देखते हुए J.M. किंग्स को पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली, और जब पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली तो उन्होंने एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र का क्या किया? संकलन किया या फिर रचना की, ये पुस्तक लिख डाले। 1929 के महामंदी के कारण वही प्रेरणा मिली थी। और जब जेम्स मेनार्ड की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका वह पुस्तक का नाम है, हमारा यहाँ पे देखिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यह 1936 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। यह था जेम्स मेनार्ड की प्रमुख पुस्तक। इसके प्रकाशन के बाद समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट या एक अलग विषय के रूप में दर्जा मिला। यहाँ एक अलग विषय के रूप में अपना दर्जा नाम किया। कौन सा? समष्टि अर्थशास्त्र। उन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन करने के बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग पुस्तक या सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया। तो यही था हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का उदय। यही हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का इसी तरह से उदय हुआ था। 1929 के महामंदी पढ़ने से ही J.M. किंग्स को यह समष्टि अर्थशास्त्र की रचना करने के लिए प्रेरित या तो उन्हें प्रोत्साहन मिला। अब देखते हैं कि J.M. किंग्स, यहाँ पर आप स्टार लगा सकते हैं। रुकिए, इतना समझ में आ गया कि समष्टि अर्थशास्त्र का उदय कैसे हुआ और 1929 का महामंदी क्या था। अब हम देखते हैं J.M. किंग्स। J.M. किंग्स, यहाँ पर आप स्टार लगा सकते हैं। तो J.M. किंग्स का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ। कॉलेज कहाँ? किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम, जो कि विश्व का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। कौन सा कॉलेज? कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन में है। वहाँ से पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता, कुछ ना कुछ जरूर बन जाते हैं। उन्होंने वहाँ से शिक्षा ली। और पुस्तक था द इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्यूशन ऑफ द पीस, जो कि 1919 में प्रकाशन हुई थी। किंग्स पूर्ण रोजगार के आगे असंतुलित मांग को उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, तो इसी कारण से उन्होंने पुस्तक लिखे थे। यही थे आपके जेम्स मेनार्ड किंग्स की। ये तो आपको याद करने वाले हैं, समझने वाले जो टॉपिक है नहीं, जो कि आपको हम समझाएं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि निवेश। एक होता है निवेश, जिसे हम विनियोग भी कहते हैं, इंग्लिश से कहते हैं इन्वेस्टमेंट कहते हैं निवेश, या तो फिर हम उसे क्या कर सकते हैं? विनियोग कर सकते हैं। निवेश को ही विनियोग कहा जाता है।
निवेश एक हो जाते हैं निवेश, आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम बता देते हैं। एक होता है निवेश और एक होता है आपका विनिवेश। विनिवेश हर्षी लगेगा, ठीक है, नाम में हर्षी लगेगा लेकिन दीर्घी लगा दिए हैं, ठीक है। निवेश क्या होता है? निवेश का अर्थ है इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना किसी भी चीज में। विनिवेश का अर्थ क्या होता है? जब सरकार अपनी कंपनी को किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है तो वही हो जाता है विनिवेश। इसीलिए कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि विनिवेश अलग है, निवेश अलग है। निवेश को ही विनियोग कहा जाता है। आप नहीं समझ लीजिएगा कि उसे विनिवेश कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? तो बता दिए कि निवेश का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में पैसा लगाना। मान के चलिए एक फैक्ट्री है बड़ा सा, उसमें आप पैसा लगा रहे हैं। आप कोई भी दुकान खोल रहे हैं, मान के छोटा मोटा किराना दुकान भी खोल रहे हैं, तो उसमें आप पैसा लगा रहा था, निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब निवेश भी कई प्रकार के होते हैं। विनियोग के प्रकार, निवेश के प्रकार। सबसे पहला होता है स्थिर विनियोग या तो स्थिर निवेश। स्थिर निवेश क्या होता है? जिसमें हमेशा के लिए आप पैसा फिक्स लगा देते हैं, उसमें दोबारा और पैसा नहीं लगाना होता है, वह हमारा स्थिर निवेश होता है। यहाँ दें, संपत्ति के स्टॉक में वृद्धि, यानी कि आप एक बार लगाने के बाद पैसा उसमें दोबारा आप खर्च नहीं करते हैं, उसमें संपत्ति में क्या होता है? वृद्धि होता है। हम उसी को क्या कहते हैं? स्थिर विनियोग कहा जाता है। और एक होता है माल सूची विनियोग, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अच्छा सा आप लिख सकते हैं इसे। फिर आपका सबसे लास्ट और अंतिम टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यह है आपका अंतिम टॉपिक। यहाँ पे स्टार, अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। पहला है घरेलू क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र, तीसरा है सरकारी क्षेत्र और चौथा है विदेशी क्षेत्र। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे घरेलू क्षेत्र क्या होते हैं। घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता कौन? जो वस्तु का उपयोग करता है, जो उपभोग करता है, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इसमें श्रमिक को रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है, सेवाओं को रखा जाता है, उपभोक्ताओं को रखा जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं? पारिवारिक क्षेत्र या श्रमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो श्रमिक पारिवारिक क्षेत्र या तो घरेलू क्षेत्र में कौन आएंगे? जो वस्तु का इस्तेमाल करेंगे, उपभोग करेंगे, जो स्वामी भी हो सकते हैं, श्रमिक भी हो सकते हैं, वही तो हमारे घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। वही रखा जाता है। फिर दूसरा हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र में दूसरा क्षेत्र हम देखते हैं उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पे आप देख लीजिएगा उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगपति या उत्पादन करने वाले उपभोक्ता को रखा जाता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। सेकेंड आता है सरकारी क्षेत्र। आपको मात्र एक शब्द में लिखना है। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सभी सरकारी संस्था आते हैं। सभी क्या आते हैं? सरकारी संस्था को रखा जाता है। विदेशी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार को रखा जाता है, व्यापार किए जाते हैं। व्यापार भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आयात किया जाता है, आयात मतलब मंगाना, आ से आओ आयात। एक होता है निर्यात, निर्यात का अर्थ होता है भेजना, किसी भी चीज़ को, वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में बेचना। और एक होता है विनिमय, विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज करना, वस्तु को एक्सचेंज करना। यानी कि धान के बदले आप मान के चलिए एक व्यक्ति गेहूं देता है तो दूसरा व्यक्ति धान देता है, इस तरह से एक्सचेंज। तो एक्सचेंज हम क्या चीज़ को करते हैं? आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मुद्रा को करते हैं। जैसे यूएसए का डॉलर है, हमारे देश का रुपया है, तो वहाँ पे मनी एक्सचेंज होते हैं। तो एक होता है विनिमय, निर्यात और आयात को हम विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। विदेशी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य और पर्पस है व्यापार करना। यही थे आपके समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 के अंतिम लास्ट टॉपिक, जो कि वर्तमान में खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह टॉपिक हो गए हैं आपके द एंड। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना होगा
GDP, GNP, NNP, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सभी के बारे में आपको सेकेंड चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र के सेकेंड चैप्टर में जानना है। यदि आपको अच्छे से क्लास करना है, अपने तैयारियों को अच्छे तरह से लगना है कि आपको कि हमें अक्टूबर तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाए और हमारा तैयारी जो है 2027 का बेहतर हो, उसके लिए आपको यहाँ पे आके अच्छे से पढ़ना होगा। प्रत्येक दिन यहाँ पे क्लास लिए जाते हैं, आप उस क्लास को अटेंड कीजिए ताकि आपका जो पढ़ाई हो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। मेरा इतना ही उद्देश्य है कि आपके पास वो 12th क्लास की तैयारियां करवाना, ताकि क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं करवाते हैं, जो कि हम अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो आप सभी को आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से अभी पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।